गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय विदेश नीति नेहरू युग। भारतीय नेहरू युग। तो देखा जाए भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और बृहद जनसंख्या वाला देश है, इसलिए भारत की विदेश नीति भारत में ही नहीं विदेश में भी एक अलग छाप छोड़ती है। और देखा गया है कि भारत की विदेश नीति आज ही नहीं स्वतंत्रता से पूर्व भी एक सुदृढ़ रही है, परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन होते हुए भारत की विदेश नीति का कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति अत्यंत सुदृढ़, अत्यंत मजबूत और प्रभावशाली रही है, जिसका आज भी रूप देखा जा सकता है। और उसमें भारत की विदेश नीति में नेहरू का युग, यानी कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद का समय और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है वह आज परिलक्षित दिखाई देती है। और उसमें हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वह स्वतंत्रता के प्राप्त एक अलग ऊंचाई पर आ गई है। उसमें हम देखते हैं कि जो उनकी विदेश नीति थी वह गतिहीन न होकर के गतिशील रही, जिसका प्रभाव भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुदृढ़ रूप से मजबूत हुई है, जिसका प्रभाव आज हमारी राजनीति में देखा जा सकता है, समाज में देखा जा सकता है, संस्कृति में देखा जा सकता है। और उसी में हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का दृढ़तापूर्वक पालन अगर किसी ने किया है वह नेहरू युग में हुआ है, किया गया है, न कि उसके पहले किया गया, यानी स्वतंत्रता से पूर्व रहा है। भारत की विदेश नीति में मुख्य रूप से देखा गया है कि गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, असंलग्नता और पंचशील का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का भारत प्रबल दावेदार रहा है, प्रबल मानता है, पंचशील के सिद्धांत को अपनाता है और असंलग्नता को अपनाता है। कहा भी गया है कि भारत की राजनीति या भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से पंचशील के सिद्धांत पर और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कायम है और चल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में नेहरू युग सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। और यह विदेश नीति के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सशक्त और मजबूत रहा है। तो प्रधानमंत्री नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो उनमें एक बहुमुखी प्रतिभा और विद्वता का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसका लोहा विदेश के लोग भी मानते हैं और कहते हैं कि नेहरूकालीन विदेश नीति भारत को आगे लाने के लिए सबसे अधिक सशक्त और मजबूत रही है। उसका प्रभाव भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय आर्थिक नीति में भी दिखाई देती है। उसमें हम कहते हैं कि नेहरू युग में पहली अगर कोई विदेश नीति सबसे सशक्त रही है तो उसमें हम कह सकते हैं भारत और राष्ट्रमंडल। भारत और राष्ट्रमंडल। तो भारत की विदेश नीति में यह महत्वपूर्ण निर्णय था नेहरू युग में कि भारत एक राष्ट्रमंडल देश का एक सदस्य रहेगा, और वह सदस्य इस तरह रहेगा कि राष्ट्रमंडल देशों में न तो जातीय भेद, न रंग भेद, न वर्ग भेद, किसी भी प्रकार का उसमें समावेश नहीं किया जाएगा। सभी देश जो यानी ब्रिटिश सत्ता के अधीन होकर के फिर आज़ादी पाए हैं, उनमें राष्ट्रमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है,
क्योंकि भारत की जो नीति रही है वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति रही है। और एशियाई देशों में अगर हम देखते हैं तो भारत का एक जो वैचारिक विचार है वह सबसे अधिक सशक्त और मजबूत माना जाता है। और इसी के कारण विश्व में अगर भारत का नाम लिया जाता है तो उसकी आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति और भौगोलिक नीति प्रायः संपन्न रही है। और इसी में हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर रही है राष्ट्रमंडल देशों के प्रति, तो उसमें ये जो युद्ध होते हैं, विवाद होते हैं, उनमें कहते हैं कि इनको अगर टालना है तो एक मध्यस्थता और एक सामाजिक विचार, एकदम व्यक्तिगत विचार न होकर के देश और राजनीति को एक साथ पिरोना है। और उसी रूप में हम राष्ट्रमंडल के साथ काम कर सकते हैं और हर देश आत्मनिर्भर बन सकता है। क्योंकि निर्भरता के कारण दूसरे देश में अगर हम निर्भर रहेंगे तो हमारी राजनीतिक और विदेश नीति अत्यंत कमजोर रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि हर देश को आत्मनिर्भर होने के लिए अपने आप में एक सशक्त मजबूत बनना होगा, तभी हम हो सकते हैं। और उसके बाद आता है असंलग्नता। अब दूसरा विचार आता है नेहरू नीति में असंलग्नता। यह जो असंलग्नता है इसमें अध्यक्ष पंडित नेहरू यह कहा था कि असंलग्नता भारत की कोई नीति नहीं है, परंतु भारत इससे अलग भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इस सिद्धांत के कारण हर देश गुटनिरपेक्षता की नीति से अलग होकर के काम करते हैं। क्योंकि असंलग्नता में एक आपसी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए भारत नेहरू की नीति थी कि इसका जो है पूरी तरह से मिलन किया जाए, संलग्न रहा जाए। असंलग्नता के कारण देश में जाति, नस्ल भेद, वर्ग भेद, रंग भेद का जो बढ़ावा होता है उससे छुटकारा अगर पाना है तो संलग्नता की नीति पर चलना होगा, जिसके कारण देश की आर्थिक सामाजिक नीति बनी रह सके। नेहरू के अनुसार असंलग्नता का अर्थ होता है तटस्थता। तटस्थता यानी हम किस रूप में तटस्थ हैं कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वह कैसे सुदृढ़ रह सके। इसके लिए हमें असंलग्नता की नीति को अपनाना चाहिए। क्योंकि बिना असंलग्नता की नीति से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है महाशक्ति का सपना। नेहरू की तीसरी नीति थी नेहरू युग की महाशक्ति का सपना। हर देश चाहता है कि हम अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभरे, जिससे हर देश में जो विवाद होते हैं उसमें हम अपनी सहभागिता दे सकें। और उसी में देखा जा सकता है नेहरू को भारत एक भविष्य के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि जितनी भारत की एशिया में छाप है उससे कहीं ज़्यादा विश्व के मानचित्र में भारत को दिखाना चाहते थे। इसके लिए उनका विचार था कि स्थिति, शक्ति एवं प्रभाव क्षमता सर्वसिद्धि हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति के लिए उनका सबसे प्रमुख नीति थी कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे, जिसका प्रभाव भारत में ही नहीं विश्व में भी दिखाई दे। और उसका प्रभाव जो है वह विश्व की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में सहभागिता का काम करे। इसके बाद आता है पंचशील। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पंचशील के सिद्धांत के लिए प्रमुख माने जाते हैं। इसमें पंचशील के सिद्धांत में नासिर, टीटो
और पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पंचशील का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जिसके माध्यम से हर देश में शांति स्थापित हो सके, युद्ध को नकारा जा सके। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील का सिद्धांत अपनाते हैं और इसका प्रभाव चीन में देखा जाता है। जब 1962 में युद्ध होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन को पंचशील के सिद्धांत पर फांसे रहते हैं, जिससे चीन का युद्ध न हो सके। परंतु जब युद्ध होता है तो उसमें देखा जाता है कि पंचशील के सिद्धांत का चीन उल्लंघन करता है, और उसी उल्लंघन का कारण है कि भारत और चीन का युद्ध होता है, और इसी युद्ध में भारत तिब्बत को हार जाता है, जिसके कारण आम जनता में एक गुस्से का रूप देखा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत पंचशील के सिद्धांत पर अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो देगा। परंतु नेहरू युग का जो पंचशील का सिद्धांत था वह इतना सशक्त था कि पीछे चीन को हटना पड़ा और युद्ध को समाप्त करना पड़ा। और बहुत सी चीजें देखी गई हैं कि पश्चिमी देशों में पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से युद्ध को टाला गया, समुद्री शक्तियों को नकारा गया। अनेक ऐसे विवाद थे जिनको पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से हल किया गया। और इसके बाद आता है भारत चीन युद्ध। जब भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में, उस समय देखा जाता है कि कई भागों में अब मांग उठने लगी कि असंलग्नता की जो नीति है वह नीति पूर्णतः असफल हो चुकी है, और इसका जो है प्रभाव देश के हित में न होकर के अनहित में हो रहा है। इसलिए जल्द से जल्द असंलग्नता की नीति को भारत त्याग दे और अपने पंचशील के सिद्धांत पर चले। और उसका प्रभाव देखा गया कि जब 20 अक्टूबर 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो के माध्यम से विचार संदेश देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी असंलग्नता की नीति का अनुसरण करेगा, न कि वह चीन के बहकावे में आएगा। इसके बाद भारत और चीन के मध्य फिर भी युद्ध जारी रहा, और उसका प्रभाव देखा गया कि दोनों देशों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि आज भी वह प्रभाव देखा जा सकता है। और उसी का फलस्वरूप परिणाम रहा कि भारत और चीन का जो युद्ध था वह एक संघर्ष के रूप में बन गया, और वही कारण रहा कि आज मित्र राष्ट्रों से सहायता लेना दोनों देशों के मध्य आवश्यकता बन गई है, और इस असंलग्नता की नीति का भारत परित्याग करना पड़ा। इसके बाद आता है गोवा पर अधिकार। पंडित नेहरू के जीवन काल में गोवा का जो प्रश्न था वह सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पुर्तगाली वहां अपना शासन चला रहे थे और शोषण कर रहे थे। इसलिए पंडित नेहरू ने अपने विदेश नीति में परिवर्तन लाते हुए सैनिकों के माध्यम से, या कह सकते हैं कि अपनी शक्ति के माध्यम से, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया और भारत में सम्मिलन कराया। इसके कारण भारत की जो विदेश नीति थी वह सबसे महत्वपूर्ण रूप में हम देख सकते हैं कि विश्व पटल पे भारत की विदेश नीति सबसे सशक्त, मजबूत और प्रवाहमय कह सकते हैं कि गतिशील भी रही है, और उसका प्रभाव आज भारत की विदेश नीति में देखा जा सकता है। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति रही है वह विश्व शांति की स्थापना के लिए रही है। विश्व में युद्ध न हो, अगर युद्ध होता भी है तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सके, और रंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद को कैसे दूर किया जा सकता है, यह भारत की विदेश नीति में देखा जा सकता है। और इसका प्रभाव रहा कि भारत की विदेश नीति आज अपने देश में ही नहीं विश्व पटल पर भी इसको पहचाना जाता है, क्योंकि भारत की विदेश नीति एक भारत की सांस्कृतिक वातावरण में पल के बड़ी हुई है भारत की विदेश नीति। इसलिए भारत की विदेश नीति
विश्व में एक अलग छाप छोड़ती है। और उसी का परिणाम रहा कि आज भारत की विदेश नीति अपने आप में सशक्त और मजबूत है। इसमें हम देख सकते हैं, अगर ज़्यादा विस्तृत में ना जाएं, तो अगर मुख्य रूप से देख सकते हैं कि पंडित नेहरू की विदेश नीति में पहला विचार था कि उनका विचार था कि भारत विश्व शांति के लिए अपना विचार रखे, अपने आप को रखे, किसी देश को न शत्रु समझे न किसी देश को मित्र समझे, यानी समान रूप से पंचशील के सिद्धांत पर देश की नीति चले, देश का काम हो। और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण का पालन हो, क्योंकि भारत जो विचार देता था वह न किसी के पक्ष में रहता था और न विपक्ष में रहता था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का अगर हम मूल्यांकन भी करते हैं, तो अगर इनकी विदेश नीति की प्रशंसा की जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सामान्य सी बात है, अगर प्रशंसा हो रही है तो आलोचना भी, भारत की विदेश नीति में पंडित नेहरू की युग को अगर आलोचना करना हो तो उसमें भी कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे विचार हैं उनके, कई ऐसे उनके कार्य हैं जिनकी आलोचना करना, जिनको क्रिटिसिज्म करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो उसमें हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदर्शवादी भावना प्रधान व्यक्ति थे, और उन्हीं इसी आदर्शवादी भावना प्रधान होने के कारण उन्हें एक शांति दूत की प्रतिष्ठा पाने के कारण ही शांति दूत का अपनाने के कारण ही आज देखा जा सकता है उनकी राष्ट्रीय हितों में उपेक्षा की जाती है। और उसमें देखा जा सकता है कि जब युद्ध होता है भारत और चीन के मध्य, तो तिब्बत संबंधी नीति, भारतीय विदेश नीति की आदर्शवादिता के कारण ही उसको चीन अपना लेता है, क्योंकि अगर आदर्शवाद वहां पर ना आता तो आज भारत और चीन के मध्य तिब्बत का युद्ध हो रहा है, तिब्बत की लड़ाई लड़ जा रही है, वह आज देखने को न मिलती। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में, तो यह है कि इस नीति में विश्व का एक राज्य हमारा पक्का मित्र नहीं बन पाया। कोई भी राज्य, कोई भी देश आज भारत के साथ खड़ा नहीं होने को तैयार होता है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति थी वह नेहरू युग में अत्यंत प्रभावशाली और जटिलता की ओर जानती हुई दिखाई दे रही थी। इसी का परिणाम है कि आज इस नीति में विश्व का एक भी राज्य हमारा पक्का मित्र नहीं है जो यह कह सके कि हम भारत के साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं संलग्नता की नीति पश्चिमी और साम्यवादी दोनों ही गुटों में संदेह को अविश्वास के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि पश्चिमी गुट और साम्यवादी या कह सकते हैं कि विस्तारवादी जो नीति है वह एक स्वतंत्र देश को स्वतंत्र विचार रखने के लिए आवाज नहीं उठाने देती है। और इसी का परिणाम रहा कि भारत की विदेश नीति एक सशक्त और मजबूत होते हुए भी कह सकते हैं कि संरचना की नीति पे चलने के कारण इसका जो प्रभाव था कमजोर बना रहा। और अंतिम रूप में हम कह सकते हैं इनकी आलोचना की जा सकती पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारतीय विदेश नीति की, कि भारत की एक राष्ट्रमंडल सदस्यता का देश कहकर अपने आप को आलोचना की जाती है। यह एक दास मनोवृत्ति की पहचान दिखलाती है, क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों में वही देश हैं जो ब्रिटेन के अधीन थे, यानी आज भी भारत राष्ट्रमंडल देश में है। इसका परिचायक है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति जो थी उसकी का परिणाम है कि आज एक दास के रूप में इसको पहचाना जाता है। इसकी छाप जो है आज दास के रूप में दिखाई देती है, और इसका प्रभाव रहा कि भारत की विदेश नीति में यह एक अत्यंत और प्रभावशाली रूप में देखी जा सकती है। तो भारत की विदेश नीति, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं भारत की विदेश नीति में नेहरू युग का, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, क्योंकि जब भारत आजाद नहीं था या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, तो भारत की विदेश नीति का अस्तित्व न देश में था न विदेश में था, परंतु भारत की एक नीति थी, एक संस्कृति थी, उसका प्रभाव सुदूर एरिया या कह सकते हैं कि देश में ही नहीं दूर दूर के देशों में भी दिखाई देती है। और उसी का परिणाम रहा कि आज भारत की विदेश नीति सबसे सशक्त और सबसे मजबूत माध्यम रही है। और
अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जिसके कारण भारत की विदेश नीति सबसे सशक्त और मजबूत होने के साथ साथ सबसे अधिक प्रभावशाली भी रही है। धन्यवाद।